नमस्कार साथियों। जैसे कि मैंने बताया कि यूपीओ 70% का नोटिफिकेशन निकल चुका है। आज उसी समय उसका दूसरा भाग में राजभाषा के बारे में आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। राजभाषा को समझने के लिए मैंने बोला कि राजभाषा सबसे छोटा चैप्टर है और उसमें जो है 10% उसमें आते हैं, उसमें से आंसर। तो आप जो 10% है उसकी कैसे तैयारी करें, ये बहुत ही सटीक है और इसी के आधार पे आप जो है 10% की तैयारी कर सकते हैं। ये भारत सरकार की एक वेबसाइट है rajbhasha.gov.in। आप इसको ओपन करेंगे। देखिए, जैसे ओपन करेंगे rajbhasha.gov.in, इसमें इस तरह से पूरा ओपन हो जाएगा। और दूसरी है, आपको ज़रूरत नहीं है राजभाषा के संबंध में जानकारी के लिए, आपको ये वेबसाइट ही काफ़ी है। इसमें राजभाषा संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। सबसे पहले संवैधानिक प्रावधान कौन से हैं आपके? राजभाषा अधिनियम 1963, ये आपको याद करना है। राजभाषा अधिनियम 1963 है और राजभाषा नियम 1976 है। लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं जानबूझ के स्क्रीन के सामने रख रहा हूँ इसको कि ये है राजभाषा अधिनियम 1963 और ये है राजभाषा नियम 1976। उसके अलावा राष्ट्रपति के आदेश 1960, राजभाषा संकल्प 1968। इन सबको तो नहीं, सबसे पहले हम संवैधानिक प्रावधान पढ़ते हैं, उसको राजभाषा अधिनियम पढ़ते हैं। अधिनियम में ज़्यादा नहीं है, जो आता है आपको मुख्य रूप से राजभाषा नियम 1976 आता है। तो हम शुरू करते हैं संवैधानिक प्रावधानों को। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। संवैधानिक प्रावधानों को ओपन करते हैं हम। ओपन करने में जैसे होगा, इसमें लिखा हुआ है भारत संविधान की राजभाषा संबंधित भाग जो है उसमें 17 में लिखा हुआ है अध्याय 1 संघ की भाषा। अनुच्छेद 120 में लिखा हुआ है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, मतलब संसद में कौन सी भाषा प्रयोग की जाएगी। तो उसमें लिखा है भाग 17 किसी की बात होती है किसी अनुच्छेद 348, किंतु अनुच्छेद 348 उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी अंग्रेजी में किया जाएगा। मतलब कहने का जो संसद है, संसद में अंग्रेजी या हिंदी में काम किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा और भी प्रावधान है, ठीक है। उसी तरह से विधानमंडल में बोला गया अनुच्छेद 210 में कि विधानमंडल राज्य की विधानमंडल कार्य राज्य की राजभाषा यह हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। वहाँ की जो राजभाषा है या भाषाएं कहेंगे, दो भाषाएं हैं, हिंदी या अंग्रेजी, किसी में भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी नियम बनाना है वो इस पर नियम बना सकते हैं। उसके अलावा अनुच्छेद 343 है संघ की राजभाषा। संघ हमारी जो है मतलब भारत सरकार, उसकी राजभाषा होगी हिंदी। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। शासकीय प्रयोजन के प्रयोग करने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय मानक होगा। अंतर्राष्ट्रीय रूप मतलब कहने का, हम जो कई प्रकार से 1, 2 लिखते हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड मानक है, वही मानक माना गया है और अलग अलग मानक जो है नहीं, क्योंकि लिखने में बहुत कन्फ्यूजन होता है, पढ़ने में बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए जो है यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, 343 लेकर 351 तक पूरा जो है राजभाषा के संवैधानिक प्रावधानों के बारे में है, लेकिन इतना नहीं आता है। ये आपका थोड़ा सा एक चीज़ और आ जाता है कि उच्चतम न्यायालय की जो है भाषा 348 में लिखा है, ठीक है। ये आपको इतना याद रखना है, इससे ज़्यादा मैंने अभी तक नहीं पढ़ा कि आया है, ठीक है। उसके बाद आपका जो सबसे मुख्य है राजभाषा नियम 1976। ये राजभाषा नियम 1976 सबसे महत्वपूर्ण है और आपके जो मान लीजिए 10 में से 9% क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन आपके इसी पे आएंगे, ठीक। यही से भी घुमा फिरा के जो है आपके इसी पे आता है और आपको इसी को अच्छी तरह से पढ़ना है और समझना है, ठीक है। जो राजभाषा नियम है, राजभाषा अधिनियम 1963 के प्रावधानों की जो शक्तियाँ हैं उसके तहत नियम बनाया गया है राजभाषा नियम 1976। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 को धारा 4 के पठित धारा 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है। मतलब जो राजभाषा अधिनियम 1963 है उसी के तहत ये राजभाषा नियम 1976 बनाया गया है, ठीक है। इसमें आपको ये समझना है, इसका विस्तार तमिलनाडु राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत में है।
राजभाषा नियम 1976 जो है तमिलनाडु के अलावा संपूर्ण देश पे लागू है। उसके अलावा ये दूसरा परिभाषा है, इसे में ज़्यादा नहीं करना है। नियम संख्या 3 कहता है राज्यों आदि और केंद्र सरकार के कार्यालयों के बीच, मतलब जो एक राज्य है और एक, उससे पहले हम समझते हैं यहाँ पर क्षेत्र का, खा और गा। परिभाषा में क्षेत्र का में वे राज्य आते हैं जिनकी की मातृभाषा या राज्य की भाषा हिंदी है या जिन्होंने उसको अपना लिया है। वो क्षेत्र का है जिसमें बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली संस्थान। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार की कौन सी राजभाषा है, किस क्षेत्र में आता है, तो आपको बताना है क्षेत्र का में अंडमान और निकोबार आता है। क्षेत्र खा में गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दमन और दीव नगर हवेली। ठीक है, मतलब कहने का क्षेत्र खा वो है कि जहाँ पर वो अपनी क्षेत्रीय भाषा तो उपयोग करते ही करते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि हम हिंदी में भी जो है संवाद करेंगे। ये राज्य जो है उन्होंने अपना इस तरह से जो है पारित किया आदेश, तो इसलिए इनको खा क्षेत्र में रखा गया है कि काम में पूरी तरह से हिंदी भाषा वाले क्षेत्र हैं। राज्य हैं वो सब गा क्षेत्र में, आपके साउथ के पूरे हैं और आप उसके अलावा आपके पूर्वोत्तर के, ठीक है, जितने भी हैं सब गा क्षेत्र हैं। अब राज्य और केंद्र के बीच नियम संख्या 3 में लिखा गया है कि यदि हमें पत्राचार करना है राज्य और केंद्र सरकार तो कैसे करेंगे। जब नियम बना है तो कोई ना कोई नियम कुछ सोच के बनाया गया है, कुछ न कुछ अध्ययन करके बनाया गया है। तो बोला गया है कि केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से, केंद्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र खा में किसी राज्य संघ क्षेत्र या ऐसे राज्य संघ से किसी कार्यालय या व्यक्ति पत्रार्थ आदि की दशाओं को छोड़ के हिंदी में होंगे। यदि उनमें से किसी को कोई पत्रार्थ अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा। मतलब जो है यदि केंद्रीय सरकार कार्यालय से क्षेत्र का, मैंने बोला क्षेत्र का जो है पूर्णतः हिंदी राज्य है, ठीक है, वहाँ की हिंदी ही राजभाषा है, तो वहाँ पे सभी जो है हिंदी में पत्र भेजे जाएंगे। लेकिन यदि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो हिंदी अनुवाद भी साथ में भेजा जाना चाहिए, भेजा जाएगा। ठीक है, केंद्रीय सरकार के कार्यालय से, केंद्रीय सरकार कार्यालय से किसी राज्यों को के साथ पत्राचार करना है तो उसके बारे में बोला गया है। किस क्षेत्र खा में किसी ऐसे राज्य संघ क्षेत्र या ऐसे राज्य संघ क्षेत्र से किसी कार्यालय जो केंद्रीय सरकार कार्यालय ना हो, मैंने बोला ना केंद्रीय सरकार कार्यालय से भेजे जा रहे, केंद्रीय सरकार कार्यालय को नहीं, को पत्र समझते हिंदी में होंगे। और यदि किसी को पत्र आदि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उसके साथ हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा। क्षेत्र केंद्रीय सरकार कार्यालय से क्षेत्र का खा के किसी राज्य संघ क्षेत्र ये कहीं पर भेजा जाता है जो केंद्रीय सरकार कार्यालय है तो उसको हिंदी या अंग्रेजी में भेज सकते हैं। यदि अंग्रेजी में भेजती तो उसका हिंदी अनुवाद भेजा जाएगा। लेकिन यदि राज्य सरकार अभी कहती है कि नहीं, हमें कुछ अवधि तक हमें हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ दूसरी भाषा में अनुवाद भेजा जाए तो वो भी उसी रीत से भेजा जाएगा। एक कुछ अवधि निर्धारित की गई है। केंद्रीय सरकार कार्यालय से क्षेत्र खा के किसी तो क्या है, हिंदी या अंग्रेजी में होंगे। केंद्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र गा के किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को ऐसे राज्य किसी से अंग्रेजी में ही होंगे। ये तो केंद्रीय सरकार कार्यालय से क्षेत्र खा में क्षेत्र गा में किसी व्यक्ति को पत्र भेजे जाते हैं, कार्यालय या व्यक्ति को, तो अंग्रेजी ही भेजा जाएगा। ठीक है, क्योंकि लोग वहाँ पे हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं इसलिए अंग्रेजी में भेजा जाएगा। उसके अलावा फिर नियम संख्या 4 है। ये था आपका राज्यों और केंद्रीय सरकार कार्यालय से भिन्न कार्यालयों के साथ पत्रार्थ, और यहाँ लिखा केंद्रीय सरकार के कार्यालय के बीच, मतलब केंद्रीय सरकार 2 केंद्रीय सरकार के कार्यालय हैं, उनके बीच में कैसे पत्राचार होगा। जैसे आपका रेलवे है, आपका रेलवे उत्तर मध्य रेलवे भी है, साउदर्न रेलवे भी है, तो दोनों केंद्रीय कार्यालय हो गए, उनके बीच में कैसे पत्राचार किया जाएगा
उसके बारे में बताया गया है। केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय या मंत्रालय और किसी विभाग या मंत्रालय के बीच, मतलब सामान्यतः जो है केंद्रीय सरकार के कार्यालय में हिंदी या अंग्रेजी किसी के साथ भी पत्राचार किया जाएगा, हो सकता है, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन नियम संख्या जो 4B बोलता है कि यदि का क्षेत्र में ही है तो हिंदी में होगा, का क्षेत्र में है तो हिंदी में होगा, जो कि या ऐसे अनुपात या जहाँ पे ऐसा है कि कार्य साधक ज्ञान, अभी आगे बताऊँ कार्य साधक ज्ञान क्या होता है, जो कार्य साधक ज्ञान उस कार्यालय में है लोग प्राप्त कर चुके हैं, या उसी अनुपात में भेजा जाएगा। ठीक है। क्षेत्र का स्थित केंद्रीय सरकार ऐसे कार्यालय जो खंड का और खा में नहीं आते हैं, उनके पत्रादि हिंदी में ही होंगे। केंद्रीय सरकार कार्यालय क्षेत्र का में स्थित केंद्रीय सरकार कार्यालय और क्षेत्र खा के केंद्रीय सरकार के कार्यालय के बीच हिंदी और अंग्रेजी में हो जाएंगे। मतलब कहने का उत्तर प्रदेश जो कि क्षेत्र का में आता है और गुजरात जो कि क्षेत्र खा में आता है, इन दोनों के बीच पत्र जो है हिंदी या अंग्रेजी में होंगे। लेकिन यदि उनको लगता है कि वहाँ कार्य साधक ज्ञान मतलब गुजरात के जो कार्यालय है वहाँ रखने वाले हैं, तो उसी अनुपात में हिंदी में भी भेजे जा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है इस नियम के तहत से। ठीक है। क्षेत्र खा और गा के केंद्रीय सरकार के कार्यालय के बीच हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं। क्षेत्र गा गुजरात से और आपके कर्नाटक के 2 केंद्रीय सरकार के कार्यालय हैं, उनके भी पत्र हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं। लेकिन वहाँ भी वही है कि यदि हिंदी के कार्य साधक ज्ञान प्राप्त करने वाले लोग ज़्यादा हैं, ये जिस अनुपात में हैं उसी अनुपात जो है हिंदी के कार्यालय वहाँ पर भेजे जाएंगे। ठीक है। और क्षेत्र का या क्षेत्र का से किसी कार्यालय को संबंधित या आवश्यक हो तो उसकी दूसरी भाषा अनुवाद पत्राद प्राप्त स्थान पर किया जाएगा, जहाँ पर प्राप्त हो वहाँ पर अनुवाद किया जाएगा। क्षेत्र का के किसी कार्यालय को संबंधित तो वहाँ दूसरी भाषा अनुवाद उसके साथ भेजा जाएगा। ये क्षेत्र का के किसी कार्यालय को संबंधित है तो उसका दूसरी भाषा में जो है वहाँ की जो लोकल भाषा में है वहाँ पे अनुवाद उसके साथ भेजा जाएगा। और नियम संख्या 5 में बोला गया है कि हिंदी के प्राप्त उत्तरों जो है उनको उत्तर हिंदी में ही दिया जाएगा। नियम संख्या 3 और 4 की किसी बात, यदि आपके मैंने बोला ना कि नियम संख्या 3 कार्यालय के बीच पत्राचार है, लेकिन यदि किसी भी पत्र या कोई भी पत्र हिंदी में प्राप्त होता है तो केंद्रीय सरकार के कार्यालय से में तो वो जो पत्र का जवाब हिंदी में ही दिया जाएगा। यदि किसी गा क्षेत्र के किसी व्यक्ति ने या किसी संस्था ने हिंदी में उसको दिया मतलब पत्र लिखा, तो केंद्रीय सरकार का जो कार्यालय है उसका दायित्व है कि हिंदी में ही उसका जवाब दे। नियम संख्या 6 हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग। देखिए यहाँ लिखा हुआ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 3। अधिनियम मतलब राजभाषा अधिनियम 1963 उसके बारे में बोला गया है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 3 निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाएगा और ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का उत्तरदायित्व होगा कि उन्हें सुनिश्चित करें लेकिन ऐसे दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों में तैयार किया जाए, निष्पादित किया और जारी किया। अब अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 3 क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये हो गया राजभाषा अधिनियम 1963, उसके नियम 1, 2, 3, इसके उपनियम 3 ये लिखा हुआ है। नियम संख्या 3 की उपधारा 3 कि 1 में संकल्पों, साधारण आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन या प्रेस विज्ञप्तियों के लिए जो केंद्रीय सरकार द्वारा या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण में के किसी निगम या कंपनी द्वारा या ऐसे निगम या कंपनी के किसी कार्यालय द्वारा निकाले जाते हैं या किए जाते हैं। संसद के किसी सदन या सदनों को समझ रखे गए प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन और राजकीय कागज पत्रों के लिए केंद्रीय सरकार या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या उसकी
ओर से या केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में या उसके नियंत्रण में से किसी निगम या कंपनी द्वारा या ऐसे निगम या कंपनी के किसी कार्यालय द्वारा निष्पादित संविदाओं और करारों के लिए या निकाली गए अनुज्ञापत्तियों, अनुज्ञापत्रों, सूचनाओं और निविदा प्रारूपों के प्रयोग में लाई जाएगी। मतलब इसमें जो भी लिखे हुए हैं वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रहेंगे। नियम राजभाषा नियम 1976 की धारा 7, आवेदन, अभ्यवेदन आदि। कोई कर्मचारी आवेदन, अपील या अभिवेदन हिंदी या अंग्रेजी में कर सकता है। फिर दूसरा बोला गया है कि यदि उसने हिंदी में हस्ताक्षर किया है अपील या आवेदन में तो उसका उत्तर हिंदी में ही दिया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी चाहता कि सेवा संबंधी विषयों, जिसके अंदर मतलब जो है D&R की जो कार्रवाई है, यदि उसको हिंदी या अंग्रेजी में होनी चाहिए तो उसको जो है जिस भाषा में मांगे उस भाषा में उसको दिया जाएगा। ये हिंदी मांगता है, बोला इंग्लिश मुझे नहीं समझ में आ रही है तो आपको हिंदी में देना है, और हिंदी नहीं समझ में आती तो उसको इंग्लिश में देना है। ठीक है। केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में टिप्पणी जो आप नोटिंग लिखते हैं उसके बारे में बोला गया है। कोई कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पणी या कार्यपत्र हिंदी अंग्रेजी में लिख सकता है, उसे अपेक्षा नहीं की जाए उसका अनुवाद दूसरी भाषा में। यदि किसी ने नोटिंग हिंदी या इंग्लिश में लिख दिया है तो आप उससे नहीं बोलो कि आप इसको जो है क्या नाम है दूसरी भाषा में अनुवाद करिए, ऐसा नहीं है। नियम संख्या 8 में बोला गया है। 8 में केंद्रीय सरकार या कोई कर्मचारी हिंदी कार्यसाधक ज्ञान सभी जगह पे आ रहा है। आपको अभी कार्यसाधक ज्ञान के बारे में बताऊंगा मैं। हिंदी में किसी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग तभी कर सकता है जो वह दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है या साधक ज्ञान है, और हिंदी में कोई दस्तावेज अंग्रेजी में नहीं मांग सकता है कि मुझे हिंदी समझ नहीं आती, अंग्रेजी आप समझाइए, अंग्रेजी में दीजिए। वो कब तक? जब तक कि वो दस्तावेज विधिक या तकनीकी हो या लीगल हो या कोई ऐसा कानून वाला चीज़ हो या टेक्निकल ऐसी चीज़ है जो कि हिंदी में समझ में ही नहीं आ सकती है, तो उन चीज़ों को आप जो है अंग्रेजी मांग सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि विधि की तकनीकी प्रवृत्ति कौन डिसाइड करेगा, कौन तय करेगा कि विधि के दस्तावेज है? तो इसमें लिखा गया है, यदि प्रश्न उठता है कि विधिक दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है या नहीं, तो विभाग या कार्यालय प्रधान उसका वो करेंगे। प्रधान जो होंगे, जो हेड ऑफ द ऑफिस होंगे, वो डिसाइड करेंगे ये दस्तावेज लीगल या कानूनी है, विधिक राय का है या तकनीकी है या नहीं है, वो डिसाइड करेंगे। नियम संख्या 9 हिंदी में प्रवीणता और नियम संख्या 10 हिंदी का कार्यसाधक। ये सबसे ज्यादा आता है और पूरे आपके जो राजभाषा नियम 1976 है उसमें हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है। हिंदी में प्रवीणता, इसमें बोला गया हिंदी में प्रवीण किसको माना जाएगा? यदि किसी कर्मचारी ने नंबर 1, इसमें 3 शर्तें हैं, इन तीनों शर्तों का पालन करना है। यदि वो पूरा कर रहा है तो हिंदी जो है में प्रवीण माना जाएगा। किसी भी शर्तों को पूरा कर लिया है तो। मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उसके उत्तर कोई परीक्षा हिंदी के माध्यम से, मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली गई, हिंदी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली गई हो, या स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा के समतुल्य या उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया गया हो, मैट्रिक में या उसके समकक्ष हिंदी माध्यम से किया हो, या ग्रेजुएशन या उससे अच्छी हिंदी एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो। और यदि इन नियमों के बजाय उसने हिंदी प्रवीण प्राप्त कर लिया हो तो उसको हिंदी में प्रवीण माना जाएगा। अब आया नियम संख्या 10 हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान। यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य उसको हिंदी विषय में उत्तीर्ण किया, देखिए हिंदी में प्रवीणता हिंदी माध्यम था, यहाँ पर हिंदी विषय है। केंद्रीय सरकार की परीक्षा योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्गों या के पदों के संबंध उस योजना के अंदर को न्यूनतम परीक्षा निर्दिष्ट की है तो परीक्षा उत्तीर्ण के
जो प्राग्ञ परीक्षा यदि उसने उत्तीर्ण की कर लिया है कर्मचारी ने, तो उसको हिंदी का कार्य साधक ज्ञान मान लिया जाएगा कि उसको कार्य साधक ज्ञान है हिंदी में। केंद्रीय सरकार द्वारा उस निर्धारित कोई अन्य परीक्षा या कोई ऐसी परीक्षा केंद्रीय सरकार ने तो बनाया है जिसको कि कार्य साधक ज्ञान के बराबर माना जाएगा, तो या तो उसको वो पास कर ले। मतलब हिंदी का कार्य साधक ज्ञान यही है कि यदि किसी ने हिंदी विषय में पास कर लिया है तो इसका मतलब उसको हिंदी आती है हाई स्कूल कम से कम, ठीक है। या केंद्रीय सरकार द्वारा प्राग्ञ परीक्षा कर ली है तो उसको कार्य साधक के माना जाएगा, या कोई अन्य परीक्षा जिसमें कि तय हो कि कार्य साधक ज्ञान के बराबर है। तो ये सारी चीज़ें है हिंदी का। और उसके बाद वहाँ के जो हेड होंगे वो डिसाइड करेंगे और उसे एक नोटिफिकेशन में जारी करवाएंगे कि हमारे यहाँ का जो है, हमारे यहाँ के जो कार्यालय हमारा, वहाँ के इतने % लोगों ने हिंदी का कार्य साधक ज्ञान है, अब आप जो है हिंदी में हमारे साथ पत्राचार कर सकते हैं। ये इस जो है हिंदी का कार्य साधक ज्ञान जो नियम है इसमें यही बोला गया है। नियम संख्या 11 में मैनुअल संहिताएं प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य लेखन सामग्री। केंद्रीय सरकार के कार्यालय से संबंधित सभी मैनुअल संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषी में यथास्थिति मुद्रित या सैक्लोज किया जाए, प्रकाशित किया जाए। मतलब केंद्रीय सरकार कार्यालय से संबंधित जो भी मैनुअल या दस्तावेज होते हैं या प्रक्रिया होती है हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषी रहेंगे, हिंदी या अंग्रेजी में नहीं, हिंदी और अंग्रेजी में रहेंगे। ये समझने वाली बात है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्रारूपों का हिंदी और अंग्रेजी में हो। जो रजिस्टर होंगे केंद्रीय सरकार कार्यालय में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगे। केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग सभी नामपत्र, सूचनाएं, पत्र शीर्ष, लिफाफे, उतनी जितने भी चीजें होंगी ये भी हिंदी और अंग्रेजी में लिखी जाएंगी। लेकिन यदि केंद्रीय सरकार ऐसा चाहती है या कोई ऐसा आदेश पारित कर देती है तो इन उपबंधों से छूट दे सकती है, केंद्रीय सरकार के पास से सकती है। नियम संख्या 12 अनुपालन का उत्तरदायित्व। केंद्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान को उत्तरदायित्व है कि सुनिश्चित करे कि अधिनियम उपबंधों के नियम के अनुसार सुनिश्चित अनुपालन हो रहा है। इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच के लिए उपाय करें। इनको ऐसा लगता है कि कोई नियम नहीं हो रहा है पालन, तो उसको जो है जांच करके उसको जो है सही से उसका पालन करवाएं। ये आपका राजभाषा नियम 1976 है। यही आपके लिए यही सवाल जितने हैं जो मैंने आपको पढ़ाया, इसी में से ही लगभग आपके 80 से 90% प्रश्न आएंगे, 10% में से हिंदी के। और आपको यही समझना, मैंने आपसे पहले बोला कि राजभाषा नियम 1976, राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा अधिनियम की जो शक्तियां उसमें दी गई हैं कि नियम बना सकती है केंद्र सरकार इनको लागू करने के लिए, तो उसके लिए राजभाषा नियम 1976 बनाया गया है। ठीक है। और ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो राजभाषा विभाग की वेबसाइट है rajbhasha.gov.in, आप इसको लॉगिन करिए। इसमें और हिंदी से संबंधित बहुत सारे दस्तावेज आपको मिल जाएंगे और आप हिंदी के बारे में और से ज़्यादा जानकारी जान पाएंगे। इसके अलावा आप मेरे YouTube पे कमेंट करिए मेरे चैनल पे, मैं और आपको जो है और वेबसाइटों के माध्यम से और दस्तावेजों के माध्यम से और आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।